वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीषा उपाध्याय पीजीटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स। आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट्स हैं वो अभी ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है, सिर्फ टेंटेटिव डेट्स को अनाउंस किया है सीबीएसई ने। आप कभी भी किसी भी तरह से कंफ्यूज मत होइए, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो cbse.nic.in पर आ जाएगा, आपकी डेट शीट भी और रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन आपकी जो प्रैक्टिकल डेट्स हैं उनके लिए भी। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है उनके नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। कहीं और से कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और आई थिंक अब तक आप सबने अपना सारे चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम डेली कुछ ना कुछ चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो न्यू कंसेप्ट सीबीएसई ने 2020 और 21 में इंट्रोड्यूस किए थे, उन चैप्टर्स को हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो चैप्टर इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में जो है आपका एक नया कंसेप्ट के साथ में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। ये नहीं कहेंगे कि जो पिछले एनसीईआरटी बुक्स हैं वो यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल है। बस कुछ चीज़ें एडिशन हुई हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, उनको हमें जानने की ज़रूरत है। अब जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, डेमोक्रेसी वाला चैप्टर जो है आपका, चैप्टर 4 है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने डेमोक्रेसी वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया, इसलिए यूज़ किया क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जितने भी आपके देश आते हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी किस तरह से स्टैब्लिश हुई। देखिए, अगर हम हिस्ट्री निकालने की बात करें, इतिहास की बात करें, तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो शुरुआत से ही विकसित हो, या शुरुआत से ही वहां पर लोकतांत्रिक सरकार हो, या शुरुआत से ही वहां पर एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। वहां की कोई ना कोई हिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई वॉर कॉन्फ्लिक्ट रही होगी। तो अगर आप ध्यान से अपना सीबीएसई के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया सिलेबस को पढ़ते हैं तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी वहां पर अपराइजिंग हुई है, जो भी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जितने भी साउथ एशिया के अंदर स्टेट्स आते हैं, स्पेशली उन्होंने कुछ देशों का नाम मेंशन किया है, जैसे श्रीलंका, नेपाल, और उन्होंने मेंशन किया पाकिस्तान का, या एक दो स्टेट्स और मेंशन किए हैं जो आप एक बार अपने सीबीएसई के सर्कुलर में देखिएगा या सिलेबस में। वहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किस तरह से इन सारी जगह पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है। देखिए, कोई भी अगर हम साउथ एशिया का कोई भी हम आप कह सकते हैं देश उठाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर स्टार्टिंग से ही कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश हो। कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर जरूर रहा होगा रिगार्डिंग द स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उस प्रोसीजर को हमें समझना है, हमें समझना है कि कैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पर आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक गवर्नमेंट किस तरह से स्टैब्लिश हुई, क्या यहाँ का इतिहास किस तरह से रहा, क्या यहाँ पर पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई या झगड़ा हुआ है, उस चीज को रिगार्डिंग आपको चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें जितने भी आपके देश इंक्लूडेड हैं उनको हम वन बाय वन करके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हमारी वीडियोस इस बार की जाएगी। तो जो पहला कंट्री मैंने उठाया, जो पहला देश मैंने उठाया वो है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह से वहां पर एक लॉन्ग टाइम वहां पर एक सिविल वॉर चला। सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब एक गृह युद्ध, यानी आपके देश में ही दो गुट बन चुके हों और उसके अंदर युद्ध हो रहा हो, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो किस तरह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर अराइज होता है और कैसे वो सिविल वॉर एक तरह से एंड होता है और वहां पर एक नया कह सकते हैं न्यू पीसफुल गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश होती है, क्या प्रोसेस रहा है। मतलब आप जानेंगे कि श्रीलंका के अंदर डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट किस तरह से सोल्व हुआ और किस तरह से वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। बेसिकली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिस्प्यूट को अराइज होने के मेन कॉजेस क्या थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो जो चैप्टर है वो है आपका साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी आपको देश के बारे में पढ़ना है, श्रीलंका के बारे में पढ़ना है, हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो श्रीलंका के बारे में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर 26 साल तक सिविल वॉर चला था, 26 ईयर तक, याद रखना है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं और ईयर्स होती हैं, ये जरूर आपको अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके जो आंसर के जो राइटिंग स्किल है उसको एनहेंस करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर 26 ईयर, 26 साल यहाँ पर एक युद्ध चलता है। ठीक है, और ये युद्ध किस किस के बीच में चलता है, एक ग्रुप होता है एलटीटी और एक होता है श्रीलंका गवर्नमेंट।
मैंने यहाँ पर सिन्हालास क्यों लिखा है, क्योंकि जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला कम्युनिटीज के बेसिस पे वहां पर गवर्नमेंट स्टैब्लिश थी। तो अभी आपको दो चीज याद रखनी है कि श्रीलंका के अंदर 26 साल तक युद्ध चलता है। ये जो युद्ध होता है कि मेनली दो आप कह सकते हैं ग्रुप में होता है, एक होता है ग्रुप एलटीटीई और एक होता है श्रीलंका गवर्नमेंट। श्रीलंका गवर्नमेंट तो एक आप आसानी से समझ गए होंगे कि श्रीलंका की जहां पर गवर्नमेंट होगी। एलटीटीई क्या है? एलटीटी यानी लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। ये एक ग्रुप था जो श्रीलंका के अंदर ही एमर्ज हुआ था। इस ग्रुप में प्लस यहाँ पर जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में एक सिविल वॉर चलता है। अब देखिए ये वॉर यहाँ पर क्यों चलता है और इसका रिजल्ट क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जानने को मिलेगा कि यहाँ पर दो सबसे बड़े एथनिक ग्रुप रहते थे श्रीलंका के अंदर। ये चीजें अगर आपने समझ ली तो पूरे वॉर को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर दो मेजर एथनिक ग्रुप यहाँ पर रहते हैं, एक है तमिल और एक है सिन्हालास। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर एक मुस्लिम ग्रुप भी इंक्लूड किया है, लेकिन पहले आप फोकस इस पे कीजिएगा कि यहाँ पर एक ग्रुप जो है उसका नाम तमिल है और जो दूसरा ग्रुप है वो यहाँ पर सिन्हालास है। जो तमिल ग्रुप है वो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर रहते हैं और इनकी जो आप कह सकते हैं परसेंटेज है वो 15% है। तो ये 15% है और मेनली कौन सी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है वो है हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। दूसरी जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो है सिन्हालास कम्युनिटीज। ये श्रीलंका का जो साउथ का एरिया है वहां पर ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर ये कौन सी आप कह सकते हैं रिलीजन के, ये बुद्धिज्म है। तो बुद्धिज्म में भी आपकी 3 ब्रांचेस होती है, हीनयान, महायान और एक ये होती है थेरावडा, ठीक है। तो इस ब्रांच के इस कम्युनिटी के लोग यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी जो परसेंटेज है वो 70.5% है और थोड़ी बहुत यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलती है, उनकी परसेंटेज बहुत लो है, वो है 10%। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि किसी भी कंट्री को समझने से पहले उसकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पर कितने परसेंटेज के लोग रहते हैं, क्या कम्युनिटीज वहाँ पर रहते हैं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये चीजें आपको हेल्प करेंगी सिविल वॉर को समझने में। तो अभी तक हमने जाना कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी ज्यादातर देखने को हमें मिलती है। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन है, ये आप कह सकते हैं कम्युनिटीज है जो यहाँ पर रहने को देखने को मिलती है। तो तमिल, सिन्हालास एंड मुस्लिम कम्युनिटी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज आप गौर कीजिएगा, जो तमिल की जो परसेंटेज है वो 15% है। तो ऑब्वियसली 15% है तो ये माइनॉरिटी में होंगे, ठीक है। और जो सिन्हालास कम्युनिटी है उसकी जो परसेंटेज है वो 70.5 है, हो सकता है 70% हो या 70.5 हो, इसी के अराउंड है। तो ये जो है ये मेजोरिटी में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि अब हम जानेंगे श्रीलंका का थोड़ा सा इतिहास, उसकी हिस्ट्री जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ, आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है वो आजाद हुआ 1947 में और जो श्रीलंका है वो कब आजाद हुआ 1948 में। तो इस तरह से एक इंटरलिंक पॉइंट यहाँ पर बिटवीन इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। तो क्या सिर्फ यही इंटरलिंक वाला पॉइंट है, क्या और दूसरा कोई ऐसा पॉइंट है जिससे दोनों देश इंटरलिंक होते हैं? बेसिकली जरूर है। दूसरा इंटरलिंक पॉइंट, एक पॉइंट ये भी है कि दोनों देश श्रीलंका और इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी रही है, इन दोनों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी रहती है श्रीलंका। तो जितने भी हम जब भी हम कॉलोनियल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या फिर इनका नाम हमें हमेशा देखने को मिलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कोई ना कोई देश जरूर रहा है। तो श्रीलंका के जो लोग थे, श्रीलंका जो थी वो भी ब्रिटिश की कॉलोनी रही है। ये एक फैक्ट है जो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका को इंटरलिंक करता है। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनी रहा है। अब यहाँ पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो उन्होंने यहाँ पर कुछ पॉलिसीज बना रखी थी, ठीक है। पॉलिसीज यानी कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर उन्होंने बना रखे थे। उन पॉलिसीज को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या क्या पॉलिसीज बना रखी थी, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपको पता लग गया है कि दो कम्युनिटीज यहाँ पर ज्यादा हैं, तमिल और सिन्हालास।
तो जो तमिल लोग थे वो जिस एरिया में रहते थे वो ज्यादा एजुकेटेड थे, ठीक है, आप कह सकते हैं ज्यादा पढ़े लिखे थे। तमिल के जो लोग थे उनकी परसेंटेज बेसिकली कम हो एज कम्पेयर टू द सिन्हाला कम्युनिटीज, लेकिन ज्यादा एजुकेटेड और लिटरेट पीपल जो है तमिल सेक्शन के सोसाइटी के लोग वहां पर देखने को मिलते हैं श्रीलंका के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब का यहाँ पर शासन था तो उन्होंने क्या कर रखा था, मोर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने तमिल कम्युनिटी जो थी, ठीक है, उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रखा था। कहां पर? एजुकेशन में, स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन इन जॉब सेक्टर। अब जॉब सेक्टर में क्या? गवर्नमेंट जॉब लाइक सिविल सर्वेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, जितनी भी हायर जॉब थी या लोअर क्लास, सभी तरह की जो जॉब थी वहां पर तमिल रिप्रेजेंटेशन जो था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये एजुकेटेड थे। तो ऑब्वियसली जो एजुकेटेड लोग हैं वही उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा इन स्कूल और कॉलेजेस में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, और जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है वो दूसरी है, सिन्हाला है। तो वो लोग आसानी से इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाए थे। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज का भी सबसे बड़ा इशू है। तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि चाहे उस टाइम पर जितने भी हाउस रहे हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, कोई भी वहां पर जो भी सदन रहा है, वहां पर उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग यहाँ पर जो है इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सिन्हाला के होंगे, कुछ तमिल के होंगे, कुछ मुस्लिम। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस चीज का बढ़ावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया था। तो ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्टेड पॉलिसीज जो श्रीलंका के अंदर थी जब तक श्रीलंका ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी रही। लेकिन 1948 में जो श्रीलंका है वो आजाद हो जाती है, मतलब आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो आप जानते हैं इंडिया 1947 में, और हमारे कुछ समय बाद ही श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हो चुकी। तो याद रखेंगे 1948 की जो डेट है वह 1948 में इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। अब देखिए इंडिपेंडेंट हुई है तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब एक रिप्रेजेंटेटिव, आप कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जरूर स्टैब्लिश होगी आपकी श्रीलंका के अंदर। तो ऑब्वियसली श्रीलंका के अंदर 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होती है और यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। हम सब जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, मेजोरिटेरियन रूल होता है, जो मतलब जिसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी है वही पावर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ए सेक्शन, बी सेक्शन, 3 सेक्शन है, ए को 90 वोट मिले हैं, बी को 20 और सी को 10, तो कौन पावर में आएगा? ऑब्वियसली 90 आएगा। ये लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, जिसको बहुमत मिलेगा वही सरकार बनाएगा। तो श्रीलंका में भी आजाद होने के बाद में जब 1948 में इंडिपेंडेंस हुई तो यहाँ पर मेजोरिटेरियन रूल आया, ठीक है। मेजोरिटेरियन रूल का मतलब होता है कि जिसके पास में नंबर ऑफ मेजोरिटी ज्यादा हो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो आप खुद सोच के बताइए कि नंबर ऑफ मेजोरिटी किसके पास हो सकती है, तमिल के पास में या सिन्हाला कम्युनिटी के पास में? तो ऑब्वियसली अब तक आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा कि सिन्हाला कम्युनिटीज के पास में जो है ज्यादा मेजोरिटी होगी। तो यू आर राइट कि सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे वो पावर में आते हैं, ठीक है। सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो पावर में आते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो तमिल सेक्शन होता है, जो तमिल कम्युनिटी होता है, जो 15% के वाले लोग थे, जो तमिल सेक्शन थे, वो कभी भी उनको आप कह सकते हैं चांस नहीं मिल पाया, ठीक है। नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन पावर, ठीक है। उनका ना तो कोई रिप्रेजेंटेशन था, ना कोई वहां पर उनका रिप्रेजेंटेटिव लीडर था जो पावर में आ सके, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूल ये मेजोरिटेरियन रूल, बहुमत में वही आएगा जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट होंगी, जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर होगी, या सरकार वही बनाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो पहली बार सत्ता में आती है
और तमिल सेक्शन के साथ में डिसएडवांटेज ये होता है कि उनका कोई भी सदस्य पावर में नहीं आ पाता, क्योंकि परसेंटेज ही उनकी सबसे कम है। अब यहाँ से सिविल वॉर वाली जो सिचुएशन होती है वो अराइज होनी स्टार्ट होती है। आई थिंक आपको हाफ ऑफ द पोर्शन क्लियर हो गया होगा। तो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब यही सबसे बड़ा रूट कॉज होता है कि यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो है सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हुई। तो तमिल लोगों को जो है पावर में आने का मौका नहीं मिलता है। अब देखिए वो लोग, आप खुद सोचिए कि वो लोग, मान लीजिए आप काफी समय से एक जगह में रह रहे हैं, मेजोरिटी में रह रहे हैं, लेकिन आपको कभी बहुमत नहीं मिला पावर में आने का। तो जैसे आप पावर में आएंगे, आप पुराने सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज करेंगे। तो श्रीलंका के अंदर भी यही होता है, पुराने जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम कानून थे उनको सबको चेंज किया गया, और इस चेंज के साथ ही स्टार्ट होता है सिविल वॉर। ठीक है, वो चेंज क्या था उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि वो क्या क्या चेंज यहाँ पर होता है, कौन कौन से चेंज यहाँ पर लेकर आए जाते हैं। सबसे पहले जो चेंज होता है यहाँ पर वो ये होता है कि जो सिन्हाला होता है उस लैंग्वेज को यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, मतलब सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो तमिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो थी उनके लिए इजीली था उस एजुकेशन में, उस लैंग्वेज में एजुकेशन रिसीव करना, और एंड जॉब सेक्टर में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें देखा है। लेकिन जैसी सिन्हाला कम्युनिटीज पावर में आती है तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कर देती है, सिन्हाला लैंग्वेज कर देती है। अब कौन सी ईयर में करती है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1958 में यहाँ पर आपको सिन्हाला लैंग्वेज जो है ऑफिशियली यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाती है। इस लैंग्वेज के ऑफिशियल स्टैब्लिश होने के बाद में क्या होता है कि जो तमिल सेक्शन होता है, ठीक है, जो तमिल सेक्शन होता है जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में था उनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा उनको एजुकेशन सेक्टर में या स्कूल या कॉलेजेस में उतनी अपॉर्चुनिटी अब नहीं दी जाती। ठीक है, उनको उतने ज्यादा प्रिविलेज अब अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। क्यों नहीं जाती कि कोई भी स्कूल या कॉलेज है, बेसिकली उसमें अब तक क्या होता था कि माना जाए 15% तमिल कम्युनिटी है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर तमिल सेक्शन के देखने को मिलते थे लैंग्वेज के बेसिस पे। अब रातों रात तो कोई भी पर्सन जो है सिन्हाला लैंग्वेज नहीं सीख सकता था। तो इसी वजह से वहां पर करने वाले काम, जॉब सेक्टर जो था, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर था, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो ए क्लास जॉब हो, चाहे बी क्लास हो, चाहे सी क्लास हो, उनको रिजाइन ही करना पड़ा। और उनका जो अपॉर्चुनिटी थी जॉब करने की आगे, वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आप रातों रात कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, प्रोफिशिएंट आपको उस लैंग्वेज पे कमांड होने में समय लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो जॉब सेक्टर थी वो सिन्हाला लोगों के पास में ज्यादा थी और तमिल सेक्शन के पास में अब ये अपॉर्चुनिटी कम हो रही थी। सेम चीजें हमें स्कूल एजुकेशन में भी देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला गवर्नमेंट है तो उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो सिन्हाला लोग थे उनकी अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर दिया, और जो तमिल बच्चे थे उनकी अपॉर्चुनिटी को डाउन कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एजुकेशन सेक्टर में उनको कंसेशन प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिया, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी उनको। ठीक है, फीस कंसेशन आप कह सकते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कट ऑफ होती है उसका भी कुछ आप कह सकते हैं प्रिविलेज अपॉर्चुनिटीज सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को दी गई। तो ये सारी चीजें जो हैं श्रीलंका के अंदर, जैसे ही इंडिपेंडेंट होता है श्रीलंका, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो जैसे ये सब चीजें चल रही थी तो लोगों के मन में थोड़ा बहुत गुस्सा था तमिल सेक्शन के लिए कि भाई अब तो हमारे तो पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, ना हमें एजुकेशन कुछ में मिल रहा है, ना हमें जॉब मिल रही है, हम कैसे अपना फ्यूचर ब्राइट अप करेंगे और कैसे हम चीज़ों को सोचेंगे। तो इस चीज़ को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वहाँ पर लोगों के मन में टेंशन थी। तो धीरे धीरे वहाँ पर छोटे छोटे लेवल पर कन्फ्रंटेशन या वॉर या मूवमेंट स्टार्ट होने लगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप, छोटे छोटे आप कह सकते हैं मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिस तरह से भारत के अंदर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट हुए, लेकिन वो पीसफुल स्टार्ट हुए थे। ठीक है, बाद में उनका जो रिजल्ट था उसको हम एनालाइज नहीं करेंगे, पीसफुल स्टार्ट हुए। उसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी इन सारे रूल्स रेगुलेशन के बाद में छोटे छोटे कन्फ्रंटेशन, छोटे छोटे मूवमेंट स्टार्ट देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन वो मूवमेंट सारे के सारे पीसफुल चले।
पीसफुल चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पीसफुल रहे। मल्टीपल राइट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, छोटे बहुत यहाँ पर आप कह सकते हैं 1960 और 70 के टाइम पर यहाँ पर थोड़े से झगड़े राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ आप कह सकते हैं कुछ हद तक यहाँ पर मल्टीपल राइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो था बैकग्राउंड सिन्हालास कम्युनिटीज का और इससे रिलेटेड। अब हम आगे बात करेंगे एक नए ग्रुप की, ठीक है, जो नया यहाँ पर ग्रुप उभर कर आया, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल राइट्स होने स्टार्ट होने लगे, आप कह सकते हैं थोड़े बहुत आप कह सकते हैं राइट्स दंगे यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन इतना ज्यादा कोई बड़ा दंगा देखने को नहीं मिला। आप कह सकते हैं कुछ ज्यादा बड़ा आप कह सकते हैं झगड़ा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिली, छोटे छोटे चल रहे थे अपने अपने लेवल पर। अब यहाँ पर क्या होता है, जब लोगों को लगता है कि तमिल लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पावरफुल ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो ग्रुप यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं अमेरिजोना, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स एमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हीं में ग्रुप में से एक ग्रुप होता है LTE, ठीक है, उन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप होता है LTE। वैसे तो 14 ग्रुप्स हैं, उनका हम याद रखना, उनके लिए नाम हमारे लिए जरूरी नहीं है, याद करेंगे तो फिर पूरा पीरियड उसमें चल जाएगा, पूरा चैप्टर। तो LTE का मतलब लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्लम, ठीक है। अब इसका जो सिंबल होता है इस ग्रुप का, वो होता है टाइगर, ठीक है। ये बहुत ही आइडियोलॉजिकल पीपल होते हैं, ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, एंड दे हैव देयर ओन नेवी एंड मिलिट्री डिजाइन, ठीक है। तो LTTE ग्रुप यहाँ पर बनता है, जो आप कह सकते हैं बहुत सारे 14 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर बनते हैं। उनमें से एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्लम। इस ग्रुप का जो सिंबल होता है वो टाइगर होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका जो फ्लैग है वो देखने को मिल जाएगा। अब इनके जो ये जो लोग ये ग्रुप जो होता है ये आइडियोलॉजिकल ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा मतलब जो भी विचारधारा है इसकी, उससे आप कह सकते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है अपनी आइडियोलॉजी से। दूसरा, इस ग्रुप की जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं इस ग्रुप के सभी मेंबर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस ग्रुप का जो लीडर था वो कौन था, हु वाज द लीडर ऑफ दिस LTTE ग्रुप। प्लस आप मुझे फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हु वाज द लीडर ऑफ द LTTE ग्रुप। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आई होप यू विल गिव आंसर। तो ये जो लोग होते हैं तमिल के सेक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो ग्रुप होता है LTTE, ये बहुत ही आप कह सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। जिस तरह से आपकी जो मिलिट्री है वो एकदम सेल्फ डिसिप्लिन रहती है, अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, उसी तरह से ये लोग भी सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसको उसी तरह से फुलफिल करना, उसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना, इस चीज को में बिलीव करते हैं। दूसरी एक और सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये दुनिया का एक सबसे पहला ऐसा ग्रुप होता है जिसकी खुद की नेवी होती है, खुद की मिलिट्री होती है। हालांकि इसकी नेवी में आप कह सकते हैं मिलिट्री में इतना ज्यादा इक्विपमेंट्स, इतने ज्यादा टैंक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक होते हैं, लेकिन होती है। नेवी की बात करें तो इनके जो नेवी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, इनके खुद के अपने शिप्स होते हैं। तो देश के अंदर या दुनिया के अंदर पहला ऐसा ग्रुप था जिसकी खुद की मिलिट्री नेवी आप कह सकते हैं थी। दूसरा, ये गवर्नमेंट को भी चला रहे थे, मतलब गवर्नमेंट को चलाने का मतलब है कि इनके पास में कुछ हद तक थोड़ी बहुत पावर थी। ये इस ग्रुप की आप कह सकते हैं बेसिकली बात थी। दूसरा, इस ग्रुप की एक सबसे बात खासियत ये थी कि ये अपने लोगों को, जिनका लीडर था वो अपने लोगों को इस तरह से ट्रेन करता था कि आपको जहाँ भी आप हमला करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको सरकार का कोई भी लोग पकड़ लेता है या पुलिस पकड़ लेती है तो आप पकड़ने से पहले ही सुसाइड कर लोगे, ठीक है, पकड़ने से पहले अपने आप को खत्म कर लोगे। इस तरह की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। सबसे बड़ी बात, तो इस तरह से ये LTTE ग्रुप बनता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलती है कि जब ये ग्रुप बना LTTE, तो उसी टाइम पर बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी भी थी जो तमिल सेक्शन के फेवर में थी, लेकिन वो तमिल सेक्शन के फेवर में जो पार्टी थी वो LTTE के अगेंस्ट थी। वो बोलती थी कि
एलटीटीई की अगेंस्ट इसलिए थी क्योंकि एलटीटीई की डिमांड थी कि हमें सेपरेट देश चाहिए। प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलटीटीई की डिमांड थी कि हमें सेपरेट देश चाहिए, और जो छोटी छोटी तमिल पार्टी थी उनकी डिमांड थी कि हमें कुछ हद तक अपने एरिया में इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एलटीटीई के फेवर में नहीं थी। तो ये आप कह सकते हैं इस तरह से रिजाइन यहाँ पर चल रहा होता है एलटीटीई का। अब यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूं एलटीटीई की, तो दूसरा जो चीज है यहाँ पर, इस ग्रुप में विमेन्स का रोल भी देखने को मिलता है। उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको प्रॉपर बताया जाता था कि अगर आप पकड़े गए तो आपको सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना है। तो इस तरह की चीजें भी वहां पर देखने को मिलती हैं। अब इस एलटीटी की एक विमेन थी जिसने जो राजीव गांधी जी को एसेसिनेट किया था, जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी, उस विमेन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी विमेन थी जो राजीव गांधी जी की डेथ में इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, सुसाइडल बॉम्ब था एक विमेन ने पहन रखा था, उसके फटने से जो है राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी। तो आपको उस विमेन का नाम बताना है। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए, फर्स्ट कि हु वाज द लीडर ऑफ द एलटीटीई ग्रुप, सेकंड क्वेश्चन हो गया कि वो विमेन कौन सी थी जिसने सुसाइडल बॉम्ब किया था, राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन है वो उनके वजह से हुआ था। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ हाफ चैप्टर डिस्कस किया है, हाफ पॉइंट डिस्कस किया है। आप कह सकते हैं कि एलटीटी या फिर श्रीलंका के बारे में छोटी बहुत हमने चीजों को डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम इसका जो फर्दर पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी आगे कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने की। और इससे रिलेटेड जो भी आपके जो डाउट्स हैं, आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज डू कमेंट। जो इसमें कमेंट करके बताइएगा, अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, क्या इंप्रूवमेंट है, किस जो भी आपके व्यूज हैं इसके रिगार्डिंग, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर